हेलो एस्पायरेंट्स, 14 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप की है, इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है एनजीटी टू मॉनिटर कोल डस्ट पोल्यूशन इन वाइजैक पोर्ट। सो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स यहाँ पे केसेस फाइल होते हैं, तो ये 2010 में एस्टेब्लिश किया गया है। इट इज चेयर्ड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ पे जजेस ही होते हैं, बट उनको कोड ऑफ प्रोसीजर जो होता है, जो लॉ का जो कोड ऑफ प्रोसीजर कोड्स होते हैं सच, उनको फॉलो करने के लिए कंपल्शन नहीं होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अपहोल्ड होने चाहिए, मतलब कि जो जैसे जस्टिस देना चाहिए तो वो यहाँ पे अपहोल्ड किए जाते हैं। आई कैन नॉट यूज, मैं यूज नहीं कर सकती स्पेसिफिक हिंदी वर्ड्स क्योंकि हिंदी माध्यम एक्चुअली नहीं है, बट रिक्वेस्ट के बेसिस पे कि वीडियोस हिंदी में बनाए जाए, हम ट्राई करते हैं कि हिंदी में बात किया जाए, पर हर वर्ड का हिंदी कन्वर्जन नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, वो आप खुद समझ के कर सकते हैं। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अपहोल्ड करना होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है जैसे कि कोई भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि अपने केस में आप गवाही दो, या कोई भी बिना सुनवाई के उनके अगेंस्ट जजमेंट नहीं पास किया जा सकता। तो ऐसे सब, कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। तो ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो समझे जाते हैं, तो उनको फॉलो करना जरूरी है, पर कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब ये कोड ऑफ प्रोसीजर होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारे जो होते हैं, उसकी वजह से जो प्रोसीजर में काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, तो केसेस काफी लंबे खींचे जाते हैं। जैसे हम जुडिशियरी में देखते हो, हमने देखा है कितना जुडिशियल डिले होता है, केसेस पेंडिंग रहते हैं। तो यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसीलिए ये एस्पेक्ट हटा के रखा है। दो जजेस ही यहाँ पे लीड करते हैं, इनको हियरिंग्स जजेस ही करते हैं, रिटायर्ड जजेस है। और यहाँ पे एक्चुअली इनको टाइम फ्रेम भी होता है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में केसेस को आपको रैप अप करना है। तो इनके पास पावर्स भी है और ये सिंप्लिसिटी भी है। तो यहाँ पे सब एनवायरमेंट केसेस जाते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस इनको ट्रांसफर किया है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है वो है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर क्लीनिंग का जो लॉ, जो केस चल रहा है, वो 1985-86 से सुप्रीम कोर्ट के पास हियरिंग्स चल रहे हैं, तो वो अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर किया गया है। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस के लिए सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, ऐसा है। तो यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास अभी पीआईएल फाइल किया गया है बाय दिस एनजीओ फॉर विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे काफी पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ कोल डस्ट। तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, यहाँ पे, वहाँ पे कोल ट्रांजेक्शन होता है, वहाँ पे कोल मूव किया जाता है, कार्गो हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे जो कोल डस्ट की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर मेजर्स लाने के लिए ये पिटिशन फाइल किया गया है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट दोनों क्वार्टरली रिपोर्ट्स फाइल करेंगे, स्टेटस रिपोर्ट्स हर क्वार्टर में, मतलब हर 12 महीने में, ये 4-5 किए गए, मतलब हर 3 महीने में ये रिपोर्ट्स फाइल करेंगे। तो एवरी 3 मंथ्स रिपोर्ट आएगी टू एनजीटी एंड ऑल्सो टू दिस पेटिशनर के, मतलब क्या स्टेप्स लिए गए। तो विजिबल रिडक्शन होना चाहिए कि कम हो रहा है, एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लाए जा रहे हैं। तो पोल्यूशन परमिसिबल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। और ये डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2018 की, अगले साल के अंत तक। अगर पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं आया तो एनजीटी कह रहे कि वो डायर, मतलब स्टर्न स्टेप्स लेंगे, मतलब कि जैसे कि वो पोल्यूशन पल्यूटर्स पे प्रिंसिपल लाएंगे। पल्यूटर्स पे प्रिंसिपल मतलब जो पल्यूट कर रहा है वो उसके कंपेंसेशन भी पे करे, तो हैवी कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं। प्लस इवन वो कह रहे हैं कि हम स्टॉप भी कर सकते हैं कि आपके कार्गो हैंडलिंग के जो आपको अथॉरिटी है कोल कार्गो हैंडलिंग, उसको भी हम स्टॉप कर सकते हैं कि आपको रिस्ट्रेन कर दिया, आप नहीं कर सकते क्योंकि उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, स्टर्न स्टेप्स भी लिए जाएंगे, ये वो कह रहे हैं एनजीटी। अगला न्यूज आइटम है probe sought into death of Nigerian in Bengaluru। तो ये जो इंसिडेंट फिलहाल हुआ है, तो अफ्रीकन नेशनल जो है वो बेंगलुरु में सेटल्ड है। और ये केस था, एक नाइजीरियन बिजनेसमैन है, जो अफ्रीकन कम्युनिटी यहाँ कह रही है वो बिजनेसमैन था, उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस कह रही है कि उसकी डेथ एक्सीडेंट में हो गई, वो उनसे भाग रहा था, वो उनका पीछा कर रहे थे अफ्रीकन का, और वो भाग रहा था और उसमें एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो ये अफ्रीकन नेशनल्स यहाँ चाहते हैं, कम्युनिटी चाहती है कि ये डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि वो एलेज करते हैं कि पुलिस हमारे अगेंस्ट काफी एट्रोसिटीज करती है, ब्रूटालिटीज हमारे अगेंस्ट होते, अत्याचार होते, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है।
तो ये पहले भी जो एक इंसिडेंट हुआ था 2016 में बेंगलुरु में, तो काफी शॉकिंग इंसिडेंट था। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती, हमारे अगेंस्ट ही रहती है, तो इसीलिए वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये जो लास्ट 2016 का अटैक था वो तंजानियन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक था। तो एक्चुअली हुआ ये था कि एक सूडान का एक स्टूडेंट था, सूडान नेशनल, मतलब अफ्रीकन स्टूडेंट ही था ये, वो यहाँ पे अपनी कार से उन्होंने एक वुमेन को हिट कर दिया, तो वो उसकी वुमेन की डेथ हो गई। तो इस में एक भीड़ जमा हो गई यहाँ पे, और वो भीड़ उसको मारने लगी, सुदानी स्टूडेंट को। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक और कार में ये तंजानियन स्टूडेंट्स है, अगेन तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है, तो ये स्टूडेंट्स आए, 4 स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक लड़की थी। ये चारों लोग भी जब यहाँ पे इंटरवीन किया, इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और समझने की कोशिश क्या हो रहा है, तो वो मॉब इनको ही मारने लगी। वो वुमेन के भी कपड़े फट गए और ये उनके अगेंस्ट असॉल्ट किया गया। उनकी जो कार थी उसको फायर लगा दिया गया, आप कार की हालत देख सकते हैं। तो ये जो मॉब फ्रेंजी थी, मॉब एंगर था, वो यहाँ पे दिखा बेंगलुरु में। तो इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी एक पॉइंट रखा जा रहा था। इवन पुलिस, वो कह रहे कि पुलिस उनकी विक्टिम्स की भी यहाँ पे उनकी कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर कर रही थी। तो ये काफी, इसको सोशल मीडिया में काफी ये स्प्रेड हुआ था, और ये प्रोमिनेंट इंसिडेंट था बेंगलुरु में कि अफ्रीकन कम्युनिटी जो यहाँ है उनके अगेंस्ट ऐसा मॉब का अटैक होता है, वही है। फिर अगला न्यूज आइटम है, कांग्रेस नॉक्स ऑन सुप्रीम कोर्ट डोर। तो ये केस है गोवा में, जो असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए, हमने देखा 5 असेंबली इलेक्शंस हुए 5 स्टेट्स में, गोवा के भी रिजल्ट्स हमने देखे थे। 40 सीट्स है गोवा असेंबली में, उसमें से जो रिजल्ट आए तो कांग्रेस को 17 सीट मिले, गोवा बीजेपी को 13 सीट्स मिले, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी। पर गोवा की जो गवर्नर है मृदुला सिन्हा, इन्होंने गोवा बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के जो लीडर है मनोहर पारिकर, फिलहाल वो डिफेंस मिनिस्टर, उनको डिसाइड किया कि उनको चीफ मिनिस्टर स्वॉन इन किया जाएगा। तो जब ये स्टेप लिया गया है तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के पास अर्जेंट पिटीशन फाइल किया है कि जब हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो हमको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी गई, और गवर्नर गोवा बीजेपी को क्यों दे रहे, जो सेकंड है, उनके पास 13 सीट्स है, हमारे पास 17 सीट्स है। तो कह रहे कि बीजेपी क्योंकि सेंटर में वो पावर में है, गवर्नर उनके अपॉइंटेड ही होते, तो ऑल गवर्नर्स अपॉइंटेड इन स्टेट, सेंटर अपॉइंटेड होते, और वो कभी भी उनको निकाल सकते, चेंज कर सकते। तो गवर्नर के पास पावर होता है कि वो इनवाइट करेंगे। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है, इसका मिसयूज किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने पिटीशन फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसकी अर्जेंट हियरिंग होगी, स्पेशल बेंच बिठाया गया है, और ये 14 मार्च को जो है, तो आज ही चीफ मिनिस्टर का स्वॉर्निंग इन भी है। तो वही अब सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होगा हम देखेंगे। तो वही यहाँ पे हो रहा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज करके स्मॉलर पार्टीज को, इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ ले लिया है, और उन्होंने मेजोरिटी बना ली है, और वो अपना, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए, तो उनको इनवाइट किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए। तो इसके अगेंस्ट वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, वैल्यूज के अगेंस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पे इंटरवीन करना चाहिए कि गवर्नर का ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो आर्बिटरीली यूज हुआ है कि नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या स्टैंड होगा। अगला न्यूज आइटम है, कर्व्स ऑन विड्रॉवल ऑफ कैश लिफ्टेड। जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कैश विड्रॉवल आप कर सकते हैं बैंक से, उसके ऊपर लिमिट्स लगाई गई थी, उनको धीरे धीरे बढ़ाई गई थी, पर अब इवेंचुअली लिमिट्स हटा दी गई है कम्प्लीटली। तो अभी भी सिर्फ जो करेंसी सर्कुलेशन में आई है वो 67% है, जो प्री डिमोनेटाइजेशन जितनी करेंसी थी उसकी 67% ही सर्कुलेशन में है, तो वो भी एक पॉइंट है। प्लस इंडिया में कैश ट्रांजेक्शन्स काफी हाई होते हैं, तो 78% कैश ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंडिया में, वो कैश से। अगला न्यूज आइटम है, इंडिया पाकिस्तान इन SCO विल एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ रीजन सेज चाइना। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2001 में बनाई गई थी। शंघाई 5 जो थी 1996 की ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक्सटेंड किया गया, 5 मेंबर्स थे ओरिजिनली, 6ठा मेंबर उज्बेकिस्तान इसमें ज्वाइन इन किया, और ये 6 मेंबर बॉडी बनी इन 2001, और अब और 2 मेंबर्स ऐड होने वाले, वो है इंडिया और पाकिस्तान, और चाइना ने इनको फुल सपोर्ट दिया है। तो ये शंघाई कोऑपरेशन, शंघाई इज इन चाइना, तो ये चाइना भी यहाँ पे मेंबर है, रशिया मेंबर है, और दूसरे जो मेंबर्स है वो है अपार्ट फ्रॉम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज यहाँ मेंबर्स है। तो ये एक मिलिट्री, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप के लिए डिसीजन दिया गया 2015 में। 2016 समिट जो हुई थी SCO की यहाँ पे अस्ताना में, यहाँ पे दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस भी साइन किया,
और अब 2017 में अस्ताना में जो समिट होगी, यहाँ पे 2016 में ताशकेंत में समिट हुई थी, 2017 में जो अस्ताना में समिट होगी, अब यहाँ पे इनका फॉर्मली मेंबरशिप अप्रूव हो जाएगी, वो स्टेप है, वो फाइनल अब न्यूज है। तो वही है, चाइना इसको सपोर्ट करती है। तो 4 ऑब्जर्वर नेशंस है, 2 अभी यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान फुल मेंबर्स बन जाएंगे, मंगोलिया एक नेशन है और ईरान भी एक नेशन है। ईरान भी एक्चुअली फुल मेंबरशिप चाहता है, पर चाइना इसको सपोर्ट नहीं करती। रशिया इज सपोर्टिंग बट चाइना सपोर्ट नहीं करती, रीजंस क्लियर नहीं है। तो वही है, नहीं तो ईरान भी मेंबर बनेगी। ईरान के जो रिलेशन है यूएस के साथ स्ट्रेन है ही, तो रशिया चाइना ऑफकोर्स उनको सपोर्ट करते हैं, बट चाइना इज नॉट सपोर्टिंग एससीओ मेंबरशिप फॉर ईरान। तो यही है स्टेटस, आप देख सकते हो। वो कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, वेरियस सेक्टर्स में उनका कॉपरेशन होता है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सबके लिए वो कॉपरेट करते हैं। तो ये रीजनल ग्रुपिंग है। अगला न्यूज आइटम है स्कॉटलैंड सीक्स टू एग्जिट यूके। तो ये स्कॉटलैंड जो है यूके का पार्ट है, तो ये अब रेफरेंडम करना चाहते हैं यहाँ पे। 2014 में ऑलरेडी एक रेफरेंडम हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं अब ब्रेक्जिट के बाद सिचुएशन बदल गई है, तो और एक रेफरेंडम वो करना चाहते हैं कि क्या स्कॉटलैंड यूके का पार्ट रहना चाहती है या नहीं। तो ये बात थी कि स्कॉटलैंड में जब ये ब्रेक्जिट रेफरेंडम हुआ था जून 2016 में, तब स्कॉटलैंड ने ईयू में रहना चाहती थी, मतलब ब्रेक्जिट के फेवर में उन्होंने वोट नहीं किया था, वो ईयू के फेवर में वोट किया था कि ब्रिटेन ईयू में रहे, एग्जिट ना करे। तो 62% वोट्स तब ईयू के फेवर में थे स्कॉटलैंड में। तो इसी बेसिस पे वो चाहते कि सिंस स्कॉटिश अब चाहते कि वो ईयू की मेंबरशिप उनके पास रहे, तो क्या वो यूके का भी पार्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेक्जिट हो चुका है, इसलिए वो चाहते हैं और एक रेफरेंडम किया जाए। और ये प्रपोजल स्कॉटिश पार्लियामेंट के पास रखा गया है, तो अब तक इसको अप्रूव नहीं किया गया है सच, लेकिन ये डिमांड आ रही है। 2014 में जब रेफरेंडम हुआ था कि क्या स्कॉटलैंड यूके को छोड़ना चाहती है, तब यहाँ पे रिजल्ट आया था नहीं। तो 55.3% वोटर्स ने कहा नहीं, हम यूके में ही रहना चाहते हैं। तो उसमें कुछ स्कॉटलैंड अलग नहीं हुई थी, तो अब फिर से वही कह रहे कि अब और एक किया जाए। तो वही वो चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर यूके में नहीं, यूके ईयू में नहीं रह रही है, ब्रेक्जिट हो ही रहा है, तो एटलीस्ट स्कॉटलैंड को ईयू में रहने दिया जाए, क्योंकि स्कॉटलैंड चाहती है रिलेशन विद ईयू, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो स्कॉटलैंड यूके का जो रिलेशन है वो यहाँ पे बताया गया है। तो स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को ज्वाइन किया टू फॉर्म यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये 1707 में हुआ। तो ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यूके, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये समझने के लिए हम ये मैप को देखेंगे। तो एक्चुअली कंट्री जो है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरा पार्ट, और नॉर्दर्न आइलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आइलैंड बिकम्स यूनाइटेड किंगडम। ये नॉर्दर्न आइलैंड भी यूके का पार्ट है, मतलब कि आयरलैंड जो थी वो भी एक कॉलोनी थी, जैसे इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की, वैसे आयरलैंड भी कॉलोनी थी। लेकिन जब आयरलैंड को भी फाइट कर रही थी अपने इंडिपेंडेंस के लिए, हमको भी पता है एक आयरिश नेशनल इंडिया में भी थी, एनी बेसेंट, सो शी वाज एन आयरिश वुमेन। वो इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट यहाँ पे भी वो लेकर आए थे, यहाँ पे वो फाइट कर रहे थे इंडियन फ्रीडम के लिए भी। तो ये आयरलैंड को भी इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड यूके ने अपने पास रखा। तो ये अभी भी यूके के पास ही है, ब्रिटेन के पास। तो ये यूनाइटेड किंगडम बना। ये ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेस ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो स्कॉटलैंड यहाँ पे पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, और यूके मतलब पूरा ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ऐसे। तो वही है, तो यहाँ पे वही है, स्कॉटलैंड उनका ने इंग्लैंड को ज्वाइन किया, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पूरा बना। फिर यहाँ पे रेफरेंडम भी किया गया 1979 में, क्योंकि स्कॉटलैंड चाहती थी कि उनकी इंडिपेंडेंट असेंबली हो। तो यूके जो है स्मॉल नेशन है, काफी सेंट्रलाइज नेशन है। इंडिया में कैसे सेंट्रल पार्लियामेंट होता है और स्टेट लेवल पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, वैसे यूके में ऐसा नहीं है, सेंट्रलाइज पार्लियामेंट ही है जो पावरफुल है। लेकिन स्कॉटलैंड चाहती थी उनकी अलग असेंबली हो, स्कॉटिश पार्लियामेंट हो, तो इसके लिए यहाँ पे रेफरेंडम भी किया गया। 1997 में ये रेफरेंडम पास हुआ और स्कॉटिश पार्लियामेंट बनाया गया, सेपरेट फ्रॉम यूकेस लेजिस्लेटिव बॉडी, यूकेस पार्लियामेंट। तो ये 1999 में फर्स्ट स्कॉटिश पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए और ये बना, मतलब अभी थोड़ा साल पहले ही, जस्ट राउंड द नेक्स्ट सेंचुरी जो आई 2000, उससे पहले ये बस स्टेप लिया गया। तो यूके ने यहाँ पे फिर 2012 में और भी पावर्स दिए स्कॉटिश, जो स्कॉटिश पार्लियामेंट थी उनको। तो अब उनके पास पावर्स भी थे। 2014 में वही है कि स्कॉटलैंड ने रेफरेंडम भी रखा कि क्या वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं यूके से, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया। अगला न्यूज आइटम है चाइना प्लानिंग 5-fold इंक्रीज इन मरीन फोर्सेस।
तो ये चाइनीज मीडिया में न्यूज आया है कि चाइना अपना मरीन फोर्सेस, नेवल फोर्सेस 5 गुना बढ़ाना चाहती है, मतलब 20,000 फोर्सेस है, वो 1 लाख फोर्सेस यहाँ पे पर्सनल चाहती है। तो ये स्टेप लिए जा रहे हैं क्योंकि 2 मेन रीजन है। एक तो जो मैरीटाइम सिल्क रोड चाइना ने प्रपोज किया है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी पोर्ट्स है, ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, और ये जिबौती पोर्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यहाँ पाकिस्तान और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो ये 2 पोर्ट्स स्पेसिफिकली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ स्पेशल फोर्सेस बनाना चाहती है वो, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस इवन जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में इनकी जो फाइट्स है, मतलब कंटेस्ट है, क्लेम्स फॉर टेरिटरी, तो ये ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, और साउथ चाइना सी में भी जो क्लेम्स है वो ओवरलैप करती है विद ऑल दीज कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया वगैरह। तो यहाँ पे भी उनके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है फिलीपींस के साथ वगैरह। तो वही इसलिए वो चाहती है कि यहाँ पे फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये उनकी ऑटोनॉमी, अथॉरिटी को अपहोल्ड करने के लिए, और उनके जो यहाँ पे टेरिटरीज को क्लेम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना ये फोर्सेस डेवलप कर रही है। तो वो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है। तो वही है यहाँ पे। तो मैरीटाइम सिल्क रोड भी हमने कई बार डिस्कस किया है, 1 बेल्ट 1 रोड, ओबोर जो है, तो इसके अंदर एक तो है ये सिल्क रोड न्यू इकोनॉमिक सिल्क रोड, और ये 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो ये दोनों इसके पार्ट है ओबोर के। तो वही है। और चाइना ने काफी सारे पोर्ट्स अपने डेवलप किए, नेवल बेसिस डेवलप किए इन मेनी कंट्रीज। तो यहाँ पे ये पूरा जो है ये कंट्रोल है उनका हांगकांग में, ताइवान में, फिर यहाँ पे कंबोडिया है, फिर यहाँ पे भी उनका म्यांमार में, चित्तगोंग बांग्लादेश में, हम्बन तोता पोर्ट है जो श्रीलंका में है, मालदीव्स, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, ये पूरा ये कंट्रोल करते हैं। ये पोर्ट सूडान जो है अफ्रीका में, तो यहाँ पे उनके कंट्रोल्स है। मतलब इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब एक नेवल बेसिस का पूरा कंट्रोल वो रख रहे हैं ताकि पूरा इंडिया को वो एनसर्कल कर सके। तो वो एक इंडिया में भी ये प्रोमिनेंट होती है, तो हालांकि चाइना मानती नहीं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कोई उनका कंसेप्ट है, पर इंडिया का ये मानना है कि दे आर ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया। और ये जो है सी रूट बताया गया, इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग लेन्स यहाँ से पास होती है, तो ऑयल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से होता है। तो ये प्रोमिनेंट रूट्स है जहाँ पे चाइना ने अपना प्रेजेंस रखा है। फिर अगला न्यूज आइटम है 2016 was the worst year for Syrian children। तो ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है कि 2016 में सीरिया का वर्स्ट ईयर था। 2016 कंट्री के, सीरिया के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 652 चिल्ड्रन की मौत हो गई है 2016 में। इसमें से एटलीस्ट 255 बच्चों की तो मौत स्कूल में या स्कूल के आसपास हुई है, और 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है सीरिया में। तो ये इनके फिगर्स है। तो 6 साल हो गए जो ये पॉपुलर अपराइजिंग हुआ था बशर अल असद रेजिम के अगेंस्ट। तो प्रेसिडेंट सीरिया के बशर अल असद है। तो 2011 में पॉपुलर अपराइजिंग हुआ था, मतलब लोगों ने इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। तो उसके 6 साल हो गए, और अब सीरिया का स्टेटस जो है वो हम देख सकते हैं। तो सीरिया एक कंट्री है जहाँ पे डायरेक्ट इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं आया है, मतलब कि यूएस ने अपने फोर्सेस नहीं लाई है, कोई भी वेस्टर्न कंट्री ने अपने फोर्सेस नहीं लाए, पर वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है, डायरेक्टली वो फाइट नहीं कर रहे, बट सपोर्ट करके फाइट कर रहे हैं। तो वही है, एयर कवर देते, ये सब स्टेप्स लिए जाते। तो सीरिया में जो है 2011 में ये पॉपुलर प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि जो बशर अल असद है ये प्रेसिडेंट है सीरिया के, और ये अराउंड 2000 से मोर देन अ डेकेड, 10 साल से भी ज्यादा हो गए ये पावर में थे। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का डिमांड किया जा रहा था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, इसलिए ये पॉपुलर प्रोटेस्ट हो रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके लिए एक फ्री सीरियन आर्मी भी बनाई गई। तो ये जो ऑफिसर्स सोल्जर्स थे उन्होंने मिलिट्री छोड़ के यहाँ पे ये फ्री सीरियन आर्मी बनाया, मतलब सीरियन सी थे यहाँ पे। और इसका टारगेट ये था कि ये बशर अल असद रेजिम को गिरा दे, और इनको सपोर्ट किया गया बाय द वेस्टर्न पावर्स, मतलब यूएस, यूके, सब फॉरेन पावर्स इनको सपोर्ट दे रहे थे पूरा, ताकि ये सक्सेसफुल रहे। पर हुआ नहीं। सीरियन फोर्स, बशर अल असद रेजिम इनके अगेंस्ट फुल स्केल मिलिट्री पावर के साथ आए, इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट जो इनको गिराने की कोशिश कर रहे थे, और पूरा ये जो है वॉर लाइक सिचुएशन हो गया। यहाँ पे सीज फायर के भी निगोशिएशन हुए, यूएन एनवॉय कोफी अन्नान को अपॉइंट किया गया, तो वो सीज फायर निगोशिएट कर रहे थे। पर ये कई बार रिपीटेडली गवर्नमेंट, जो सीरियन गवर्नमेंट थी बशर अल असद के अंडर, वो बार बार ये सीज फायर का वायलेशन कर रहे थे। तो इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर अन्नान ने भी रिजाइन कर दिया। बाद में 2013 में यूएन ने कंफर्म किया कि सीरिया केमिकल वेपन्स यूज कर रही है, तो उसको भी स्टर्नली लिया गया। 2014 में ऑलरेडी हमने देखा
इतने सालों में आईएस पावरफुल हो गई, 1/3 रीजन जो है सीरिया का टेरिटरी है वो आईएस के कंट्रोल में आ गया, इस्लामिक स्टेट। तो यहाँ पे काफी सारे एक्टर्स क्रॉप अप हो गए क्योंकि सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये स्टेप्स लिए गए, तो वही अनसर्टेनिटी आ गई। और इस सिचुएशन में, सिविल क्राइसिस में, यहाँ पे मल्टी एक्टर्स क्रॉप हुए हैं। रशिया जो है, रशिया ने इंटरवीन किया 2015 में, उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए। रशिया बशर अल असद रेजिम को फेवर करती है और यूएस चाहती है कि बशर अल असद रेजिम को गिराया जाए, वेस्टर्न पावर्स ये चाहते हैं। पीस टॉक्स भी हुए 2015 में, 2016 में। टर्की ने रशियन वॉर प्लेन को शूट डाउन किया 2015 में जो इंसिडेंट था, तो टर्की भी एक्चुअली बशर अल असद रेजिम के अगेंस्ट है, तो रशियन वॉर प्लेन को भी इन्होंने शूट डाउन किया। टर्की इज अ नेबर ऑफ सीरिया, तो वही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ है। सीज फायर बना भी 2016 में, आगे भी हमने देखा है कि सीज फायर, टेम्पररी सीज फायर आया भी, पर वो लंबा टिका नहीं। तो दोनों साइड एलेज कर रहे थे कि ये वायलेट कर रहे, और इवेंचुअली कोई सीज फायर रहा नहीं और कंटिन्यू हो रहे वॉर्स। अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आईएस को एलिमिनेट किया जाए, तो उसके लिए सारे फोर्सेस साथ में है क्योंकि आईएस इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। तो इसीलिए रशिया भी चाहती है आईएस एलिमिनेट हो, यूएस भी चाहती है आईएस एलिमिनेट हो। तो वही है, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चल रहा है सीरिया में, मतलब कि खुद नहीं लड़ रहे पर लड़वा रहे। तो वही आप देख सकते हैं, ये असाद रेजिम है, तो असाद को सपोर्ट करती है रशिया, ईरान, इराक, ये कंट्री सपोर्ट करती है सीरियन प्रेसिडेंट को। हेजबुल्ला जो मिलिटेंट ग्रुप है, ईरानियन ट्रूप्स, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे है फ्री सीरिया आर्मी, मेन एक्टर। तो फ्री सीरिया आर्मी को ये सारे कंट्री सपोर्ट करते हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, जॉर्डन, टर्की, ये यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और ये सब एक्चुअली आईएस के अगेंस्ट भी लड़ रहे। कुर्ड्स का भी यहाँ पे सपोर्ट है फ्री सीरिया आर्मी को, और कुर्ड्स जो है वही है टर्की के अगेंस्ट है, तो टर्की उनको कंप्लीटली कुर्ड्स के अगेंस्ट है, पर दोनों इवन इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट दोनों फाइट कर रहे हैं। फिर फ्री सीरिया आर्मी में भी दोनों साथ में है बशर अल असद रेजिम के। तो ये सारा कॉम्प्लिकेटेड नेचर भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये फाइटिंग और सपोर्टिंग का जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि इतने सारे एक्टर्स इन्वॉल्व है, उनके पर्सनली भी उनके एक दूसरे के अगेंस्ट इश्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है, पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। तो ये यूएसए में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है कि पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस में दो हाउसेज है, लोअर हाउस, अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि यूएस को अपना रिलेशन पाकिस्तान के साथ रिव्यू करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करती है। ओसामा बिन लादेन यहाँ पे उनको शेल्टर दिया गया था। हक्कानी नेटवर्क जो है, जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्क करते हैं, और यूएस अफगानिस्तान में वही है उनका प्रेजेंस है। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी बार बार कहती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं जो उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। तो ये हक्कानी नेटवर्क भी पाकिस्तान में यहाँ पे बेस्ड है, तो इसीलिए वहां पे शेल्टर ले लेते हैं, मतलब अफगानिस्तान के अगेंस्ट फाइट करते हैं, देन शेल्टर में वो नेबर है, तो वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो वही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है तो यूएस को अपनी टाइज रिव्यू करनी चाहिए। तो पाकिस्तान, यूएस पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करती है, तो काफी सिविल मिलिट्री एड उनको दिया जाता है। तो अगर ये रिसेंट ईयर्स में काफी कम हो गया है, तो आप देख सकते हैं $3.5 बिलियन था ये 2011 में एड, अब ये लेस देन $1 बिलियन हो गया है। तो ड्रास्टिक रिडक्शन तो हुआ है, फिर भी वो कह रहे हैं कि अब और जरूरत है क्योंकि क्लियर एविडेंस है इसके बारे में। सिमिलरली ऐसा एक बिल पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन सितंबर 2016, पर अब वो लैप्स हो गया। अब नई गवर्नमेंट आई है तो अगेन ये स्टेप लिया जा रहा है, तो एक बिल इंट्रोड्यूस करने किया गया। अब ये क्या इसका स्टेटस होगा, अगर ये पास होगा तो न्यूज में ऑफकोर्स आएगा, हम डिस्कस करेंगे। अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, फाइनेंसेस ऑफ 3 कोल इंडिया आर्म्स में भी हिट दिस फिस्कल। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड है, महारत्ना पीएसयूज है, तो 7 महारत्ना पीएसयूज है, उनमें से एक ये है। इसकी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडियरीज है, सब्सिडियरीज यूनिट्स है इसकी, तो 7 है, उसमें से 3 का अभी फाइनेंसेस थोड़ा डामाडोल है, मतलब उनका प्रोडक्शन सेल्स काफी कम रहे ये फाइनेंशियल ईयर, इसकी वजह से ये लॉसेस भी रिपोर्ट कर सकते हैं या तो मार्जिनल प्रॉफिट्स रिपोर्ट करेंगे, ऐसी मतलब आशंका है जो कहते हैं। तो ये 3 कंपनीज जो है, इसमें से ऑलरेडी 2 कंपनीज बीआईएफआर को भी रेफर की गई थी, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी इनके पास अक्यूमुलेटेड लॉसेज है और ये ट्रबल में है, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि, और रीजन ये दिया जा रहा है, मेन रीजन है कि कोल डिमांड काफी कम हो गया है। और यहाँ ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है, महारत्ना पीएसयू में गवर्नमेंट का होल्डिंग है 79.1%। तो ये महारत्ना पीएसयूज है।
सेल, गेल, भेल, ओएनजीसी 4 हो गए, फिर कोल इंडिया लिमिटेड जो अब हमने डिस्कस किया 5, और एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ये 7 महारत्ना पीएसयूज है इंडिया के। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।